और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दरमियान 15 से ज्यादा यात्रियों को सांस लेने में शिकायत हुई। बालतल एक्सिस के रास्ते में उन्हें ऑक्सीजन दी गई। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मौके पर तैनात थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आज एक बार फिर से जम्मू बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का जत्था रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। इस बीच कुछ यात्री, कहा जा रहा है उनकी तादाद 15 से ज्यादा है, जिनको सांस लेने में शिकायत हुई है और उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन दी गई है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर पुलिस मौके पर तैनात थी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा का आगाज, अमरनाथ यात्रा का आगाज 1 जुलाई से हुआ है और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं खातिर खास सहूलियात, मेडिकल सहूलियात भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि 15 से ज्यादा यात्रियों को सांस लेने में शिकायत हुई है, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मौके पर तैनात थी। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, बताइएगा पूरा मामला क्या है? कहा जा रहा है कि 15 से ज्यादा यात्री जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, इसके बाद क्या कुछ अपडेट? जी सनत, बिल्कुल ये बात सही है कि जो वहाँ पर कुछ यात्री थे उनको दौरान इस सफर जो यात्रा कर रहे थे, क्योंकि चढ़ाई पहाड़ी रास्ता है, तो उस वजह से सांस फूलने की उन्होंने शिकायत की। तो उनको फिर नजदीकी जो वहाँ पर ITBP का एक मेडिकल कैंप इंस्टॉल किया गया था, कायम किया गया था, तो वहाँ पहुंचाया गया, जहाँ उनको ऑक्सीजन सप्लाई दे दी गई और कुछ जरूरी मेडिसिन दे दिए गए, और जिसके बाद उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहले ही इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि डूज और डोंट्स क्या है इस यात्रा के दौरान, और यात्रियों को जो है वो हिदायत दी जा रही है कि वो इनको फॉलो करे, जो डूज और डोंट्स है। तो इसी हिसाब से वो अपनी यात्रा का जो है आगाज करे, इसी हिसाब से वो उस पर अमल करके वो जो अपनी यात्रा है उसी हिसाब से चले उस पूरे ट्रैक पे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो है ये लाजमी बात है, क्योंकि जो अमरनाथ की मुकद्दस गुफा है वो 1300 जो है सतह समंदर की ऊंचाई पर वाक़ा है। तो इस हिसाब से ये एक लाजमी बात है कि जो वहाँ पर यात्री जाते हैं तो उनको वो सांस फूलने की शिकायत जो है अक्सर पेश आती है, और जिसके लिए वहाँ पर जो है ऑक्सीजन बूथ्स जो है वो कायम किए गए हैं जगह जगह पर। चाहे MG टॉप की बात करेंगे, जो MG टॉप है हाई ऑल्टीट्यूड पर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर ज्यादा ये ऑक्सीजन टैंक कायम किए गए हैं, जिसमें फौज, ITBP और जो CRPF है वो भी पेश है। और इसके अलावा जो महकमे सेहत की अगर हम बात करेंगे तो महकमे सेहत ने भी इस तरह के जो ऑक्सीजन बूथ है वो कायम किए हैं, और जो मेडिकल कैंप है जगह जगह पर वो कायम किए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की जो दिक्कत है वो पेश ना आए, खासकर सेहत के हवाले से। और जो जिस तरह से पहले ही रूल्स रेगुलेशंस जो कायम किए गए हैं, यात्रियों को बताया गया है, जो बेस कैंप से जब यात्री निकलते हैं तो उनको वहां पर हिदायत दी जाती है किस तरह से आपको जाना है, क्योंकि वहां पर सर्दी है, कहीं कहीं पर सब-0 टेम्परेचर होता है, -1 की दर्जे हरारत होता है। तो इस हिसाब से गर्म कपड़ों, गर्म मलबूसात जो है वो साथ ले जाने की हिदायत दी जाती है, और कुछ जरूरी अद्वियात जैसे इनहेलर या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए जो अद्वियात आती है तो वो पहले ही उनको दी जाती है, यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 15 से ज्यादा यात्रियों को सांस लेने में शिकायत हुई। मुदस्सिर, आपने इसकी तफसील बताई। क्या इस वक्त यात्रियों की क्या कुछ सिचुएशन है, इस ताल्लुक से आपको तफसीलात मिल पा रही, जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारा जराया है तो जराये के मुताबिक जो ये सारे यात्री है उनको वहाँ पर ठहराया गया है। जो ITBP का वहाँ पर मेडिकल कैंप था, जहाँ जैसे मैंने बताया वहाँ पर उनको मुनासिब जो है ऑक्सीजन बूथ कायम किया गया था, और मुनासिब ऑक्सीजन सप्लाई फराहम की गई और कुछ अद्वियात दी गई, और अभी उनको वहाँ पर रखा गया है हाल्ट पर, और निगरानी में रखा गया है जो वहाँ पर डॉक्टर्स है। तो उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। और जहाँ तक हमारा मेडिकल दराया है तो उनके मुताबिक जो इन 15 यात्री थे या उससे जायद भी कुछ यात्रियों की इस तरह की शिकायत की थी यात्रियों ने, तो उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है, मुस्तकम बताई जा रही है। और उस हिसाब से जब वो पूरी निगरानी पूरी तरह से डॉक्टर उनको क्लियरेंस दे देंगे तो उसके बाद ही वो अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना होंगे। जी, बेहद शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अभी हालत मुस्तहकम तमाम यात्रियों की बताई जा रही है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। और इस वक्त दूसरी खबर भी जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि 2 लोगों की पुरस्कार तौर पर मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत जम्मू कश्मीर से ही दे रहे हैं। 2 लोगों की पुरस्कार तौर पर मौत हुई। अनंतनाग के शेरबाग में ये वाकया पेश आया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां पर 2 लोगों की पुरस्कार तौर पर मौत हुई है। अनंतनाग के शेरबाग इलाके में ये पूरा वाकया पेश आया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
वजीर मुमलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी का कहना है कि दहशत को किसी भी जगह पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो जगह पाकिस्तान ही क्यों ना हो। इन्होंने कहा कि हुकूमत का इस ताल्लुक से मौक़िफ़ साफ है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क से गद्दारी से मुतालिक कानून को खत्म नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों वज़ारत दाखिला ने कहा था कि बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीमें नई भर्ती के लिए मगरबी बंगाल के मदारिस का इस्तेमाल करती हैं। वजारत ने जमातुल मुजाहिदीन के हवाले से इनपुट का भी तज़किरा किया था। वजारत के मुताबिक बर्दवान और मुर्शिदाबाद के मदरसों में शिद्दत पसंदी की तालीम दी जाती है। टेररिज्म को कोई बढ़ावा देना नहीं चाहिए। टेररिज्म के विषय पर भारत सरकार ने जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम टेररिज्म को जिधर भी हो, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, भारत के अंदर भी हो, किधर भी हो, हम टेररिज्म को पूरा जीरो टॉलरेंस के साथ हम टेररिज्म को मिटाने के लिए प्रयास करेंगे। और बात मुंबई की करेंगे। मुंबई में बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन हालात मामूल पर नहीं लौटे हैं। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के नतीजे में कई अफराद जाँ बहक हुए। मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। आज राज्यसभा में मुंबई वालों की बेबसी का मुद्दा एनसीपी रुकने पार्लियामेंट ने उठाया। इन्होंने बीएमसी की कारकर्दगी पर सवाल भी उठाया और पूछा कि हलाकतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। टीवी चैनल्स पर मुंबई की जो शर्मनाक तस्वीरें पिछले 2 दिनों से दिखाई जा रही है कि कमर तक पानी है, झाड़ गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, मौतें हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, ये हर साल का नक्शा है। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि महानगर म्यूनसिपल मुंबई कॉरपोरेशन जो रिचेस्ट कॉरपोरेशन है, जिसका 2019 का 30,000 करोड़ का बजट है, वो कॉरपोरेशन एनडीए की भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना चला रही है। विश्व में ये चर्चा होती है तो इसका इलाज तो कहीं ना कहीं ढूंढा जाए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास रास्ते बनाने के लिए, ड्रेनेज बनाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है। बेहिसाब पैसा है मुंबई कॉरपोरेशन के पास। सिर्फ भ्रष्टाचार, फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, 27 मौतें हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, उन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? वो मासूम मुंबई के रोजी कमाने वाले लोग मारे गए, 27 लोग। तो मुंबई में तेज बारिश का असर मुंबई की लोकल ट्रेन खिदमात पर भी दिखाई दे रहा है। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रेन खिदमात कम होने की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखी गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं भीड़ की वजह से ट्रेन से मुसाफिरों के गिरने के वाकयात भी पेश आए। मुंब्रा स्टेशन के दरमियान जबरदस्त भीड़ की वजह से 3 मुसाफिर ट्रेन से गिर गए, जिन्हें जख्मी हालत में थाने के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं रत्नागिरी में सैलाब का कहर बरपा है। डैम के टूटने से 7 गांव सैलाब की जद में आए हैं। तकरीबन 23 अफराद अभी भी लापता हैं। अब तक 8 लाशें बरामद की गई हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में भी मसरूफ है। एनडीआरएफ की मजीद 2 और टीमों को जयवाके पर रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सैलाब में लापता होने वाले अफराद निचले इलाके से हो सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से डैम में आबी सतह बढ़ गई थी, जिसकी वजह से डैम टूट गया। डैम के पास वाक़े दर्जन भर मकान भी बह गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस मामले में किस तरीके से राहत और बचाव का काम जारी है। 7 गांव आपको बता दें कि रत्नागिरी डैम के टूटने के बाद ज़ेरे आब आए और 22 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। वहीं कई अफराद की हलाकत हुई है। लगातार महाराष्ट्र में मुंबई अगर बात करें तो मुंबई में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी बारिश की वजह से आपको बता दें कि सैलाबी सूरत हाल बन रही है। रत्नागिरी ऐसे में डैम टूटा, एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में मसरूफ है। आगे बढ़ेंगे। बिहार असेंबली के बाहर आरजेडी और कांग्रेस लीडरों ने दिमागी बुखार के मामले पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वजीर सेहत मंगल पांडे से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। एहतजाजियों ने नारेबाजी भी की। आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने दिमागी बुखार के इलाज में लापरवाही पर कहा कि बिहार हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि हुकूमत शोबे सेहत में बेहतर काम करने का दावा कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है वो सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। उसको तो इस्तीफा करना चाहिए। कोई एग्जाम नहीं करा, कोई नर्स बहाल नहीं है, डॉक्टर है,
कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, कुत्ता बिलाई घूम रहा है हॉस्पिटल में, जमीन पर बेड नहीं है, जमीन पर लोग लेट रहा है, जो भी जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे हैं और यहाँ पर आम का पेड़ दिया जा रहा है माननीय लोगों को, तो क्या विधानसभा में आम बांटा जा रहा है? मैडम विधानसभा में आम बांटा जा रहा है, सारे माननीय लोगों को खाइए ना, मीडिया के लोग आम खा रहा है, भाजपा वाले आम खाए, सारे भाजपा वाला खाएगा, जदयू वाला आम खाएगा, गरीब आदमी मर रहा है, इनका आम सुझ रहा है। सरकार को शर्म आना चाहिए, भारत सरकार को, राज्य सरकार। सर्वोच्च न्यायालय में कल जिस तरह से बिहार सरकार ने हलफनामा देकर इस बात को स्वीकारा है कि बिहार के आधे से अधिक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, यही आरोप विपक्ष का है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो चुकी है और अब 15 साल से चीफ मिनिस्टर है, सदन में कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, और ये कहीं न कहीं सदन को गुमराह किया है। इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस के हवाले से आ रही। कांग्रेस में सदर के इंतखाब में ताखीर हो रही है, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि जल्द होना चाहिए सदर के ओहदे के लिए इंतखाब। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सदर के ओहदे के दौड़ में शामिल नहीं हूं, मैं पहले ही सदर के ओहदे से इस्तीफा दे चुका हूं। उधर आपको राहुल गांधी के हवाले से बता दें कि उन्हें मनाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। अगर यूथ कांग्रेस के लीडरान की बात करें तो यूथ कांग्रेस के लीडरान की जानिब से लगातार धरने भी किए जा रहे हैं। कल हमने ऐसी तस्वीरें देखी और एक बार फिर से जब राहुल गांधी से इस ताल्लुक से सवाल किया गया कि आखिर कांग्रेस में सदर के इंतखाब में ताखीर क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जल्द सदर के ओहदे के लिए इंतखाब होना चाहिए और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि राहुल मैं पहले ही ओहदे से इस्तीफा दे चुका हूं, सदर के ओहदे के दौड़ में मैं शामिल नहीं हूं। राहुल गांधी ने दो टूक लहजे में ये तमाम बातें कही। पानी के तहफ्फुज के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुहिम की आमिर खान ने हिमायत की है। पानी के तहफ्फुज के लिए न्यूज़ 18 भी मुहिम चला रहा है। जिन्होंने जो ये मिशन शुरू किया है पानी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है एंड आई फुल्ली वेलकम एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव बाय द पीएम। और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो खोली है इसके लिए जो खास पानी के समस्या को लेकर काम करेगी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं आप हम सब इसको सपोर्ट करें, यही दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोग ने एक्चुअली पानी में करीबन 4 साल पहले काम शुरू किया, 4 से थोड़ा सा। आपको याद होगा हम शो करते थे सत्य में जयते, उसमें हम लोग उसका एक हिस्सा करते थे जी। और हमने जब 3 सीजन्स किए सत्यमेव जयते के, उसके बाद हमको लगा कि आगे क्या किया जाए। हम लोग एक 4था सीजन लेके आए, अलग अलग टॉपिक्स लेके या किसी एक विषय को लेके उसी के साथ जुड़ के काम करें, और हमको लगा हमें ऐसा करना चाहिए। तो सत्यजीत और मैं हम दोनों सत्यमेव जयते कर रहे थे और हमको लगा कि पानी एक ऐसा विषय है जो हमें उसके साथ काम करना चाहिए। और शुरू हम महाराष्ट्र से करना चाहेंगे क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्रियंस हैं और हर साल हम देखते हैं कि यहाँ सूखा पड़ता है महाराष्ट्र में। बहुत सारे एरियाज हैं महाराष्ट्र में जहाँ बारिश बहुत कम गिरती है। तो ये सोच के हमने शुरू किया पानी फाउंडेशन। पहले हमने करीबन 6-8 महीने लगाए रिसर्च में, सत्या गांव-गांव में घूमा, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में घूमा और हमने समझने की कोशिश की कि ये समस्या क्या है, कैसी है, इसमें और लोगों ने क्या क्या काम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या कोशिशें हुई हैं और किस तरह से हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा और सत्यमेव जयते जो शो हम करते थे उसकी पूरी की पूरी टीम पानी फाउंडेशन में शिफ्ट हो गई, यहाँ आ गई। और महाराष्ट्र जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा राज्य है, यूरोप में जैसे देश होते हैं जर्मनी उससे भी बड़ा है, तो एक यूरोप के देश के साइज का है महाराष्ट्र। और हमारा एम्बिशन ये था, हमारी चाह ये थी कि हम इसको एक बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में करीबन 45,000 ग्राम पंचायत हैं, 86,000 गांव हैं एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं जो एक्चुअल गांव है। एक पंचायत में कभी 2 या 3 गांव भी होते हैं। तो और जो सूखा का जो इलाका है जहां बारिश बहुत कम पड़ती है, वो करीबन 150 तालुकाज उसमें गिरते हैं तकरीबन। महाराष्ट्र में 350 के आसपास तालुकाज हैं और उसमें से 150 जो है वो सूखे ग्रस्त एरिया में आते हैं।
तो एक बड़े पैमाने पे काम करने की कोशिश हम कर रहे थे। और ये सोच के हमने जब रिसर्च किया तो हमें समझ में आया कि जो इसका हमें जो हल समझ में आया वो है वाटरशेड मैनेजमेंट, कि जो पानी गांव में गिरता है वो उसी जगह पे आप उसको समेटने की कोशिश करें, और कोशिश ये हो कि वो भू के मतलब धरती के अंदर हम उसको ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें धरती के अंदर उसको हम जमा करें, और जो पानी का स्तर जो धरती के नीचे है उसको ऊपर लाने की कोशिश करें, जो अंग्रेजी में ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का बहुत सिंपल मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ कि उसका क्या उसकी कोशिश है कि दौड़ते हुए पानी को हम चलना सिखाते हैं, चलते हुए पानी को हम स्थिर होना सिखाते हैं, रुकना सिखाते हैं, और रुके हुए पानी को हम जमीन में डालने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर ऑफ रिव्यू इंटेलिजेंस और हैदराबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से 14 मुसाफिरों को हिरासत में लिया है। ये मुसाफिर जिद्दा से सऊदी एयरलाइंस से फ्लाइट नंबर SV 744 से आए थे। इन मुसाफिरों के पास से 6.46 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। जब्त शुदा सोने की कीमत हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से 2.17 करोड़ रुपए है। बताया जाता है कि उम्रे से वापसी पर इन मुसाफिरों को एजेंट के जरिए जबरदस्ती ये गोल्ड ले जाने पर मजबूर किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने और कवायद पर अमलावरी के लिए सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत जुर्माने की रकम में जबरदस्त इजाफा किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने मोटर व्हीकल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, सड़कों की खराबी पर हादसे की सूरत में इंजीनियर को भी जुर्माना अदा करना होगा। मामूली गलतियों पर 100 रुपए के चालान को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। वहीं लाइसेंस न होने की सूरत में 5,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। नशे की हालत में गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। सीट बेल्ट और हेलमेट ना लगाने की सूरत में अब 1,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। तो सड़कों की खराबी पर भी हादसे की सूरत में इंजीनियर्स को जुर्माना अदा करना होगा। अगर मामूली गलती भी किसी ने की है तो अब जुर्माना 100 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। लाइसेंस नहीं होने पर 5,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। वहीं नशे की हालत में अगर कोई शख्स गाड़ी चलाता है तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। मनोज तिवारी कर रहे हैं मीडिया से खिताब। मनोज तिवारी ने केजरीवाल का मुकाबला अलीबाबा और 40 चोर से किया था। और अरविंद केजरीवाल के तरफ से एक और नई जानकारी मैं आप सबको भ्रष्टाचार की देने आया हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तो हमने कहा था कि एक कमरा 25 लाख का बना, यानी 24,90,000 का, बिना फर्नीचर के। हाँ, और वो भी बिना फर्नीचर के। इन लोगों ने बातों में बहुत कहने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा इशारा किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो टेंडर में कुछ नहीं है। वो सिर्फ इनकी जुबान पे है, जिससे ये दिल्ली के लोगों को भ्रम में डाल सके। अभी जो दूसरी जानकारी आई है, इन लोगों ने एक नर्सरी क्लासरूम के लिए 28,70,000 रुपए दिए हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी के ड्राफ्ट पर तालीमी हलकों से मिले जुले तासुरात जाहिर हो रहे हैं। तालीमी माहिरीन का मानना है कि कौमी तालीमी पॉलिसी को लेकर मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, ताहम कुछ नकात वाज़ेह होना जरूरी है और पॉलिसी को कतई शक्ल देने से पहले हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह होना चाहिए। औरंगाबाद में तालीमी माहिरीन की मीटिंग में ये बात सामने आई। तालीम शहरियान के बुनियादी हुकूक में शामिल है। दस्तूर हिंद में भी इसकी वजाहत की गई है। मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क के लिए नई कौमी तालीमी पॉलिसी मुरतब करने जा रही है। मुताल्लिकीन से ताल्लुक से तजावीज़ तलब की गई हैं। पिछले एक महीने से मुल्क भर के माहिरीन तालीम इस मामले पर गौर व खौस कर रहे हैं। जायजा मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कई हलकों से तजावीज़ रवाना भी कर दी गई है, लेकिन उर्दू तालीमी इदारों के सरपरस्तों और दानिश्वर तबके का मानना है कि कौमी तालीमी पॉलिसी के ताल्लुक से एक्शन प्लान वाज़ेह होना चाहिए। मसौदे पर काफी दिन से इस पे बहस हो रही थी, उस पर स्टडी की गई और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके मसौदे पे जो कुछ हमने यहाँ पर तय किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम अपने तरफ से भेजने वाले हैं। उर्दू एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हमने नई तालीमी पॉलिसी के ऊपर मीटिंग ली है और इस मीटिंग में तय हुआ है कि नई तालीमी पॉलिसी में हुकूमत ने कोई नया एक्शन प्लान जो है तो पब्लिकली नहीं किया है। हमारा मुतालबा ये है कि पहले
नई तालीमी पॉलिसी पर एक्शन प्लान जो है तो पब्लिकली जाहिर करे और उसके बाद ही सजेशन ले। एक माइंडसेट से माइनॉरिटी को निकलना चाहिए, वो ये है कि हमेशा एप्रीहेंशंस और अंदेशों से चीज़ों को देखना। ये बात इसलिए गलत होगी कि माइनॉरिटीज़ के लिए प्रपोज ड्राफ्ट नहीं है, ये पूरे नेशन के लिए प्रपोज ड्राफ्ट है। ये मोदी जी की अगर कोई फैमिली है तो उसके लिए भी है, और अगर मेरी है तो उसके लिए भी। नई कौमी तालीमी पॉलिसी को लेकर माहिरीन तालीम काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इन्हें इस बात का खदशा है कि इस पॉलिसी का अगर इतलाक होता है तो तालीम के प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ावा मिलेगा। ये इल्जाम भी लग रहा है कि बड़े सनती घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये पॉलिसी मुरत्तब की गई है। उर्दू एजुकेशन के लिए स्पेशली उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली कुछ कहा नहीं गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसलिए उर्दू एजुकेशन की जैसा आंगनवाड़ी वगैरह है या केजी वगैरह क्लासेस जो शुरू किए जाते हैं वो उर्दू में होना चाहिए। अभी तक जो आंगनवाड़ी यहाँ पर चल रहे हैं या ऑल इंडिया लेवल पे चल रहे हैं उसमें जो है तो उर्दू एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। नई तालीमी पॉलिसी में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और प्राइवेटाइजेशन में भी ये किया है कि बड़े प्लेयर्स के लिए मौका रखा है कि जैसे कोई टाटा या अडानी या अंबानी ऐसे लोग इसमें जा सकते हैं। इवन हमारे जो पॉलिटिशियंस के कैंपसेस हैं वो भी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। पहले यूनिवर्सिटी अगर 50 एकड़ में हो सकती थी, आप कहेंगे अब 2000 एकड़ लाइए, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी आसान नहीं रहा। हिंदुस्तान एक कसीरुल लिसानी मुल्क कहलाता है। इस मुल्क में हर रियासत की जबान मुख्तलिफ है। जब कौमी पॉलिसी का ड्राफ्ट पूरे मुल्क पर एक ही नौयत की पॉलिसी मुरत्तब करने की वकालत करता है। तकरीबन 400 सफ़हात के इस ड्राफ्ट पर तजावीज़ पेश करने के लिए महज 1 महीने का वक्त दिया गया है। माहिरीन तालीम ने इसकी मियाद में तौसीह का मुतालबा किया है। साथ ही तालीमी पॉलिसी के ड्राफ्ट का तमाम इलाकाई जबानों में तर्जुमा लाजमी करार दिया ताकि लोग मादरी जबान में इस पॉलिसी को समझ सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।